गाइज व्हाट्सअप, आई एम शालिनी। वेलकम टू द सक्सेस जोन। गाइज यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी तक हमने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। जिसने अभी तक नहीं देखा है वो सारे क्वेश्चन आप ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे सक्सेस जोन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली देख सकते हो। ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका हम आज का डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स राइटर हैज़ कॉल्ड अकबर्स दीन-ए-इलाही एज द मोन्यूमेंट ऑफ द हिज फोली नॉट ऑफ विजडम। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन-ए-इलाही को अपने मूर्खता का स्मारक के रूप में कहा है? तो बताइए, ज्ञान के रूप में नहीं कहा है, स्मारक कहा है। आपके ऑप्शन में है बदायूनी, विंसेंट स्मिथ, बर्नी और डब्ल्यू हेग। तो बताइए क्या ऑप्शन है जो सही ऑप्शन है। गाइस, जब भी आप क्वेश्चन देखा करो तो करना आपको ये है कि या तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखा करो, या आप किसी कॉपी में लिखा करो। क्योंकि क्या होता है, जब आप वीडियो के एंड में जब देखोगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, तो आपको पता चलेगी आपकी तैयारी कहाँ पे कम है। तो आपका जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका स्कोर इवेंचुअली इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप ये काम किया करो ताकि आपको आपका स्कोर पता चलता रहे। और स्कोर कम आ रहा है तो घबराना नहीं है, मेहनत करनी है और फिर और इसके स्कोर करना है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी। जो ये है ये आपको बोला गया है, विंसेंट स्मिथ के द्वारा बोला गया है ये बात। इन्होंने कहा है अकबर ने देखो, बात करते हैं दीन-ए-इलाही क्या होता है। तो दीन-ए-इलाही की अगर हम बात करें तो अकबर ने ये रिलीजन स्टार्ट किया था, और एक ये नया रिलीजन था। इन्होंने क्या किया था, जो मेजर रिलीजन है, लाइक आपके हिंदुज़म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गए, जोरास्ट्रियनिज्म हो गए, ये सब से जो भी इन लोग का निचोड़ निकाल लिया था। ऐसा समझो, जो भी एक मेन बातें थी इस रिलीजन में वो लेकर के एक नया रिलीजन बनाया था, दीन-ए-इलाही, जिसको डिवाइन मोनोथिज्म भी बोला गया, जिसका मतलब था कि हर एक रिलीजन का एक ही भगवान है। तो हिस्टोरियन जो थे कि विंसेंट स्मिथ, इन्होंने इसको बोला कि ये मूर्खता है, ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्रह्म समाज। अगर आप ब्रह्म समाज और वेद समाज और आर्य समाज और प्रार्थना समाज, तो बताइए कौन सा समाज है जो कब कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शन है आपके पास, देखिए ये है आपके पास ऑप्शन। तो आप बताइए इन सब में से कौन सा ऑप्शन है जो सही है। तो इसका आंसर है ब्रह्म समाज जो स्टैब्लिश किया गया था वो बाय राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। वेद समाज किया गया था बाय केशव चंद्र सेन के द्वारा मद्रास में किया गया था। ब्रह्म समाज बंगाल में किया गया था। आर्य समाज आपके बॉम्बे में किया गया था बाय दयानंद सरस्वती। और प्रार्थना समाज फिर भी बॉम्बे में किया गया था, वो भी आत्माराम पंडुरांग के द्वारा। देखिए जो ये नाम है ब्रह्म समाज का, कि ब्रह्म समाज किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, वेद समाज किसके द्वारा किया गया था, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछता है कि ये समाज किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। तो आपको ये चीज़ों को अच्छे से लर्न करना है। देखिए आप एक ट्रिक बना सकते हो। देखो ब्रह्मा को क्या मानते हैं हम, ब्रह्मा विष्णु महेश को राजा मानते हैं। तो आप ऐसा कम समझ सकते हो, ब्रह्मो तो राजा ने किया था, वेद को कस के लोगों पर क्या किया, लागू किया गया, तो किसाब हो गया, कस के किसाब हो गया। आर्य क्या है, दया के स्वामी है, आप ऐसा समझ सकते हो, दयानंद सरस्वती ने इसको स्टैब्लिशमेंट किया था। कहते हैं कि आत्मा से अगर आप प्रार्थना करते हो तो आप ईश्वर की प्राप्ति करते हो। तो प्रार्थना समाज क्या हो गया, आत्माराम हो गया। तो इस तरह से आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, अगर आपको लर्न नहीं होती है तो। एक छोटी सी ट्रिक थी। अगर आपको बिना ट्रिक के भी लर्न हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप बिना ट्रिक के कर ले। अगर ट्रिक से हो रहा है तो आप ये ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मुगल एम्पायर हु डिस्करेज सती वॉज। जो मुगल एम्पायर जिन्होंने सती को डिस्करेज किया था, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो बताइए किन्होंने डिस्करेज किया था सती प्रथा को। सती में क्या होता है कि पति के साथ ही पत्नी ही, अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पति के साथ पत्नी भी आग में जल जाती है, जल के मर जाती है, जिसमें पति को जलाया जाता है।
तो ऐसा कस्टम हमारे द्वारा फॉलो किया जाता था। ये बेसिकली हिंदू में ज़्यादा देखने को मिलता था। तो ये इसको किसने डिस्करेज किया था, कौन से मुगल एम्पायर थे जिन्होंने इसको मना कर दिया था, बैन कर दिया था आप कह सकते हो। तो इसका आंसर है अकबर। अकबर जो मुगल एम्पायर थे उन्होंने सती को बैन किया था, स्लेवरी को भी बैन किया था 1562 में, एबॉलिश किया था इन्होंने पिलग्रिमेज टैक्स 1563 का, और जजिया भी इन्होंने क्या किया था, हटाया था 1564 का। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने हटाया था। जजिया जो कर है वो नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता था, ये नॉन मुस्लिम पे बेसिकली लगाया जाता था ये जो कर है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जजिया कर किस पे लगाया जाता था इससे भी सवाल आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डिक्लेयर्ड एज हिज अल्टीमेट एम द वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई? जवाहरलाल नेहरू ने बोला, गांधी जी ने बोला, बाल गंगाधर तिलक ने बोला, या सरदार पटेल ने बोला? तो आप बताइए किसने बोला हर आंख से आंसू पोंछना किसका अंतिम उद्देश्य किया था आपका? जवाहरलाल नेहरू का, गांधी जी का, बाल गंगाधर तिलक का और सरदार पटेल का? तो बताइए किनका था? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जब हमें फ्रीडम मिला था तब इन्होंने बोला था कि मेरा मेन एम्बिशन जो है, मेरा मेन जो लक्ष्य है वो ये है कि हर आंखों से मेरे को आंसू पोंछना है। तो ये इनका मेन लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेम द पोएट हु रोट पृथ्वीराज रासो अ पोएम डिस्क्राइबिंग पृथ्वीराज चौहान्स लाइफ। उस कवि का नाम बताना है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, जो डिस्क्राइब करता है पृथ्वीराज चौहान के लाइफ के बारे में। वीर सिरोजा, चंद बरदाई, मिर्जा उमीद और नूर फतेह। तो बताइए क्या आंसर है जो सही है इसका? तो इसका आंसर है आपका चंद बरदाई। चंद बरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। और ये जो वर्ड लिखा गया है, मतलब ये जो पोएम लिखी गई है, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है किस भाषा में इसको लिखा गया है। तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। और ये जो थे ये पोएट थे आपके पृथ्वीराज चौहान थर्ड के कोर्ट के। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये पहले क्या होता था, बहुत सारे पोइट रखे जाते थे राजा महाराजाओं के, आप कह सकते हो उनके कोर्ट में, उनका मनोरंजन के लिए, उनका मन बहलाने के लिए। तो ये भी उनमें से एक पोइट थे आपके चंद बरदाई। तो एक आपका छठा सवाल है, इन वायलेशन ऑफ द सॉल्ट लॉ गांधी जी स्टार्टेड ए मूवमेंट कॉल्ड। नमक कानून के उल्लंघन के लिए गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट लागू किया था, कौन सा आंदोलन लागू किया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नेम और नन ऑफ द एबव? तो बताइए कौन सा आपको लग रहा है कि मूवमेंट उन्होंने लागू किया था नमक कानून को तोड़ने के लिए? तो इसका आंसर है नॉन कॉपरेशन, आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने क्या हुआ था, पहले नमक को ना बनाना एक कानून था, नमक आप नहीं बना सकते थे, और नमक का क्या किया था, प्राइस बढ़ा दिया था। और नमक क्या था, नेसेसिटी गुड है, नमक आप खरीदोगे ही खरीदोगे, नमक के बिना तो आप खाना बना नहीं सकते। तो इन्होंने, गांधी जी को ये सही नहीं लगा, तो इन्होंने इसका वायलेशन किया नमक बना के। इन्होंने एक पद यात्रा की साबरमती से दांडी तक, जो 12 मार्च को शुरू हुई थी 1930 में और 5 अप्रैल 1930 तक चली थी। टोटल 78 लोगों को ये अपने साथ लेके चले थे। और ये जो था, ये इसी पद यात्रा को, इसी मार्च को बोला गया दांडी मार्च। आप समझ रहे हो? और इसे बोला गया, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत है आपका इंडिया में। ये इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में फैला। और जो मूवमेंट था ये सस्पेंड हुआ, ख़त्म कर दिया गया जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ जो कि 5 मार्च 1931 में था, जिसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। इसके साथ ही ये जो मूवमेंट था वो ख़त्म हो गया। तो आपको ध्यान रखना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब शुरू हुआ, दिल्ली पैक्ट कब शुरू हुआ, किसके बीच में हुआ था, क्योंकि ऐसे सवाल आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, व्हेन महात्मा गांधी वाज एसेसिनेटेड, जब महात्मा गांधी को मारा गया था। एसेसिनेटेड वर्ड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आदमी को मार दिया जाता है। तो इनका एसेसिनेशन हुआ था, इनको मारा गया था। तो किसने ये बात बोला कि नून विल बिलीव दैट ए मैन लाइक दिस इन बॉडी एंड सोल एवर वॉक्ड इन दिस अर्थ?
कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि शरीर और आत्मा में इस तरह के आदमी कभी धरती पर चलते थे। तो देखिए, ये जो गांधी जी के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, गांधी जी काफ़ी महान माने जाते हैं हमारे लिए। तो जो आपका ऑप्शन है बर्ट्रैंड रूसेल है, लियो टॉल्स्टॉय है, एल्बर्ट आइंस्टाइन है और खान बहादुर गफर खान है। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज हाईली इम्प्रेस्ड विथ महात्मा गांधी। अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही इम्प्रेस थे महात्मा गांधी के, जिन्होंने आप बोला था कि ऐसी बातें इनके लिए लिखी थी। आप ये बताइए, महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे ने मारा था। आप ऑप्शन में बताइए, आप मतलब कमेंट सेक्शन में बताइए इनको कौन सी डेट पे मारा गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। आप थोड़ा सा रिसर्च आप भी कीजिए। तो चलिए, आज का आपका 8वां सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हु रिस्पॉन्सिबल फॉर मास रिलीजियस कन्वर्जन? कौन मास रिलीजियस कन्वर्जन के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार था, धार्मिक रूपांतरण के लिए? ऑप्शन है डॉक्टर एसपी मुखर्जी, डॉक्टर जॉन मिठाई, सरदार बलदेव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बताइए इसका आंसर क्या है? उसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, इन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था खुद को, और उन्होंने लोगों को बोला था कि अनटचेबल को इक्वालिटी अगर चाहिए तो अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने बुद्धिस्ट मूवमेंट चलाया था दलितों के लिए। इनको बोला था कि आप अपने आप को चेंज कर लो इस मूवमेंट बुद्धिज्म में। देखिए, जब ये क्या हुआ था, भीमराव अंबेडकर जब पैदा हुए थे तो ये क्या थे कि ये एक किसी एक निचले कास्ट से बिलोंग करते थे। और आपको पता है, अगर लोअर कास्ट से आप पहले के टाइम में बिलोंग कर रहे हो तो काफ़ी सारे दुखों का सामना करना पड़ता था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी काफ़ी सारे दुखों का सामना करना पड़ा अपने अर्ली लाइफ में। ये काफ़ी इंटेलिजेंट थे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का भी निर्माण किया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आदमी रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा ये इंटेलिजेंट थे। तो इन्होंने जो इतने दुख का सामना किए, नहीं चाहते थे कि और भी जो नीचे कास्ट के आदमी हैं वो इन सारे दुखों का सामना करें, तो इसलिए इन्होंने ये मूवमेंट चलाया था। चलिए, आज का 9वां सवाल है, इन 1916 महात्मा गांधी ट्रैवल टू डैश टू इंस्पायर द पीजन टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। 1916 में महात्मा गांधी ने डैश की यात्रा की ताकि किसानों को दमनकारी वृक्षारोपण जो प्रणाली है, जो आपका प्लांटेशन सिस्टम था, उससे बाहर निकाला जा सके। उनको खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने इसको शक्ति दी थी। तो आपका आज का पहला सवाल है, दांडी, साबरमती, चंपारण और चौरी चौरा। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या है? तो इसका आंसर है आपका चंपारण। चंपारण में ट्रैवल किया 1916 में, जो कि 3 कथिया सिस्टम जो था, जो एक ऑपरेसिव सिस्टम था, इसको हटाने के लिए इंडिगो फार्मर्स का हेल्प किया गया। देखिए, 3 कथिया सिस्टम में क्या होता था, आपके पास जितनी भी ज़मीन है उसका जो 3 भाग है, तीसरा भाग है, मतलब आपका एक तिहाई जो भाग है, उस पर आपको नील की खेती करनी होगी। इंडिगो का प्लांटेशन करना अनिवार्य था। और इसके लिए क्या करते थे ब्रिटिशर्स, बहुत प्रेशराइज करते थे कि भाई आप इसकी खेती करो, और पैसा भी कम देते थे। और क्या होता था कि जहाँ पर इंडिगो को उपजाया जाता है उसके बाद भूमि क्या होती है, बंजर हो जाती है, बैरन हो जाता है लैंड जो होता है। तो क्या होता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था ये फार्मर्स को। इस वजह से महात्मा गांधी यहाँ आए और उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा करो, तुम लोग लड़ाई करो, झगड़ा करो, अपने लिए बोलो एटलीस्ट कि ना ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज का आपका आखिरी सवाल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है ये। द ताजमहल कॉल्ड ए ड्रीम इन मार्बल, विच मॉन्यूमेंट इज कॉल्ड ए ड्रीम ऑफ स्टोन? द रंग महल, पंचमहल, रेड फोर्ट और बहाई टेम्पल। तो बताइए, ताजमहल को संगमरमर का एक सपना कहा जाता है, तो किस स्मारक को पत्थर का सपना कहा जाता है? तो बताइए किसको कहा जाता है आपका पत्थर का सपना? देखिए, ताजमहल आप सभी ने देखा होगा, आप सभी को पता है कहाँ है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि ताजमहल कहाँ है और किसने बनवाया था ताजमहल। तो इसका आंसर है आपका पंचमहल। पंचमहल को आपको बोला, जो फतेहपुर सीकरी में स्टैब्लिश है आगरा में, उसको बिल्ड किया गया था अकबर के द्वारा अपने रिलैक्सेशन के लिए। आपको तो पता है राजा महाराजा काफ़ी शौकीन होते थे, तो इन्होंने अपने रिलैक्सेशन के लिए ही एक महल बनवा दिया कि वहाँ जाके वो सिर्फ रिलैक्स करेंगे।
तो इट इज़ अ 5 स्टोरीड हाउस, ये 5 तल्ले बिल्डिंग है, इसमें 5 फ्लोर्स हैं और इट इज़ नोन एज बदगीर, इसको बिदगीर भी बोला गया है, इसलिए बोला गया है क्योंकि विंड कैचर टावर है इसमें, इससे पूरा हवादार है ये, थोड़ी सी भी गर्मी नहीं लगेगी। अगर आप कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर विजिट करना। इसको ड्रीम ऑफ स्टोन बोला गया है। सो गाइज बताइए आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है। आप मुझे फेसबुक पे पर्सनली फॉलो कर सकते हो, सक्सेस जोन की जो आप ये चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप सक्सेस जोन का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वो भी ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच गाइज, हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ।